हेलो एवरीवन। वो टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा वीडियो को बीच में स्टॉप करना पड़ा था। कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेक्शन 115 बीएबी के बारे में बात कर रहे थे। तो बीएबी के बारे में मैंने जितना बोला था वो एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो सेक्शन 115 बीएबी कौन सी कंपनी ऑप्ट कर सकती है। तो क्या न्यूली कंपनी होनी चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। यानी कि जो कंपनी है वो न्यूली होनी चाहिए, डोमेस्टिक होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। तो ही वो 115 बीएबी ऑप्ट आउट कर सकती है। ठीक है। 115 बीएबी लेने से फ़ायदा क्या होगा, तो कि टैक्स का रेट है वो सिर्फ 15% एप्लीकेबल है उसके ऊपर, इसीलिए तो टैक्स का रेट 15% एप्लीकेबल है, प्लस 10% सरचार्ज है एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे ये दोनों ऑलवेज लगेगा। तो यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो है वो 17.168% होगा। अभी अगर आपको सेक्शन 115 बीएबी ऑप्ट करनी है तो आपको कुछ कंडीशंस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि कंपनी हैज़ बीन सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 October 2019 एंड कमेंस द मैन्युफैक्चरिंग ऑन और बिफोर 31 March 2023. It should not be formed by splitting up or reconstruction of a business which already in existence. Plant and machinery should be new except 20% of plant and machinery should be of second hand. यानी अगर आप कोई plant and machinery import करते हो और second hand import करते हो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी डज नॉट यूज़ एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर। यानी कि अगर कोई कंपनी 115 बीएबी ले रही है तो वो अपने बिजनेस के लिए जिस बिल्डिंग का यूज़ करिए वो बिल्डिंग पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर के लिए यूज़ नहीं की हुई होनी चाहिए। एंड द कंपनी इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। यानी कि कंपनी कंपलसरी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ही होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ बिजनेस ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन हम इसको इस सेक्शन के परव्यू में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कंसिडर करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये बोल रहा था कि मतलब उसके पहले ही बोला था कि आपको कुछ सेक्शंस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको ये सेक्शन लेना है तो। यानी कि कुछ बेनिफिट्स आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, जैसे कि सेक्शन 10AA 32(1)(2)A 32AD 33AB 33ABA 35(1)(2) 35(1)(2)A 35(1)(3) 35(2)AA 35(2AB 35AD 35CCC 35CCD। ठीक है, चैप्टर 6 के कुछ डिडक्शन है वो सारे आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट 80JJAA एंड सेक्शन 80M आप ले सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। फिर मैंने आपको बोला था कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसको भी, मतलब इन सेक्शंस की वजह से आपको अगर पिछले साल के कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। जो अभी मैंने सेक्शंस बोले कि जिसका आपको सेक्रीफाइस करना रहेगा उन सेक्शंस की वजह से अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो लॉसेस का आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। उसी तरह फिर अमलगमेटिंग कंपनी जो है अभी कंपनी का अमलगमेशन हुआ है तो जो अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस है उसको भी आपको इग्नोर करना रहेगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अभी आगे देखते हैं। अभी क्या होता है कि देखो अभी कंपनी का जो टैक्स रेट है बहुत कम हो गया है, 15% हो गया है इस सेक्शन के अंदर। तो लोग क्या करेंगे और इसका टैक्स इवेजन करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो एग्जिस्टेंस वाली कंपनी है वो इस कंपनी के साथ अपने ट्रांजेक्शन्स बढ़ाएगी, रिलेशनशिप अच्छे करेगी, या तो फिर हो सकता है वो दोनों रिलेटिव कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपनी जो रिलेटिव कंपनी है जो ये सेक्शन 115 बीबी ले रही है उसका प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगी। क्यों? क्योंकि टैक्स का रेट कम है ना, तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगी। अगर ऐसी कोई ये लोग टैक्स इवेजन करते हैं और एओ को लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो टैक्स का इवेजन या टैक्स अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है, तो एओ क्या करेगा, इस ऐसे टाइम पर ये जो प्रॉफिट जो कम दिखाया है ना, वो मतलब ये जो प्रॉफिट जो ज़्यादा दिखाया है, सॉरी मतलब ये 115 बीबी वाली कंपनी में जो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया है ना, वो प्रॉफिट को फिर 15% नहीं वो 30% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स गिनेगा। 30% प्लस 10% प्लस 4%, 10% एंड 4% ऑलवेज लगेगा। यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स उस टाइम पे यो 34.32% के लेगा। ठीक है, देखो जो भी एक्सेस प्रॉफिट एओ कंप्यूट करेगा इस इनकम के ऊपर, वो इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो 34.32% के हिसाब से लगेगा। और अगर 20 ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसी दो या उससे ज़्यादा कंपनियों के बीच में ऐसे ट्रांजेक्शन्स अगर 20 करोड़ से ज़्यादा हो जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में आ जाएंगे। और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफर प्राइसिंग केस में आने की वजह से तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसके ऊपर 34.32% के हिसाब से टैक्स चार्ज कर देगा। ठीक है, आगे अगर
115 BAB ले रहे हो और कंपनी की कोई अदर हेड में इनकम होती है, तो जो अदर हेड में इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स जो है वो 25.168% के हिसाब से लेगा, गिना जाएगा, जिसमें आपको कोई भी एक्सपेंसेस या डिडक्शंस के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, 25.168% में 22% टैक्स प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेकेंड ईयर हायर एजुकेशन सेस ऑलवेज लगेगा। अगर आपकी स्पेशल रेट से इनकम होती है, आप ये सेक्शन ऑफ कर रहे हो और आपकी स्पेशल रेट से इनकम होती है, तो आपका टैक्स का रेट वो स्पेशल रेट वाला जितना भी टैक्स है उतना लगेगा, प्लस 10% एंड 4% तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों से की। हाँ, लास्ट में अगर आप 115 BAB ले रहे हो तो फिर आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा तो आप मैट की क्रेडिट का भी सेट ऑफ नहीं ले सकते हो। तो इन शॉर्ट अभी ये जो सेक्शन 115 BAB जो है उसमें बहुत सारे टैक्स के रेट हुए 4-5 प्रकार के। तो मैं आपको उसका सिंपलेस्ट बताऊं कि अगर आपकी कंपनी जो है वो सेक्शन 115 BAB ले रही है, ठीक है, तो कौन सी आवक, कौन सी इनकम के सामने कौन सा टैक्स का रेट एप्लीकेबल होगा वो मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। देखो, अगर आपकी कंपनी ने सेक्शन 115 BAB का ऑप्शन लिया है और उसमें से मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है, तभी तो वो ये सेक्शन ले सकेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग की इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स का रेट रहेगा 15%। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में से अगर उसकी इनकम होती है तो टैक्स का रेट रहेगा 22%, यानी कि किसी अदर हेड में से उसकी इनकम होती है तो। ठीक है, अगर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है किसके ऊपर, ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, मतलब डेप्रिसिएबल असेट ट्रांसफर करने से उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसका टैक्स का रेट रहेगा 15%। अगर नॉन डेप्रिसिएबल असेट ट्रांसफर करने से उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर उसकी टैक्स का रेट रहेगा 22%। अगर एओ एक्सेस प्रॉफिट कंप्यूट करता है, असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से एक्सेस प्रॉफिट कंप्यूट करता है, जो मैंने आपको बोला ना, टैक्स इवेजन करने के लिए कंपनी या कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगी जिससे ये कम रेट वाला इनकम में ज़्यादा प्रॉफिट, कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगी अगर, और वो एओ को पता चल गया तो उस टाइम पे एओ 15% की जगह पे 30% के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करेगा। एंड अगर इस कंपनी की कोई स्पेशल रेट की इनकम है तो वो स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। और ऑलवेज ये सब टैक्स के ऊपर ऑलवेज 10% एंड 4% तो लगेगा ही लगेगा। 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो अभी एक नई सेक्शन जो है वो फाइनेंस एक्ट में आई है, फाइनेंस एक्ट 2020 में, विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, सेक्शन 115 BAC। ठीक है, अभी ये जो सेक्शन है वो किन लोगों के लिए, तो क्या इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए। फिर जो आपका जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है वो ऑप्शनल है, यानी कि वो उसको अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना हो तो भी पे कर सकता है, या तो फिर सेक्शन 115 BAC ऑप्ट करना हो तो भी कर सकता है। तो 115 BAC जो है वो ऑप्शनल सेक्शन है। ठीक है, तो अभी हम उसमें देखते हैं कि 115 BAC क्या बोल रही है। तो सबसे पहले सेक्शन 115 BAC, चलो कौन एलिजिबल SEC हो सकता है, तो क्या इंडिविजुअल्स एंड HUF। इंडिविजुअल में हर कोई आ गया, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सब। अभी इसमें भी स्लैब रेट दिया गया है, लेकिन इसका जो स्लैब रेट है वो कुछ अलग तरीके से है। इसमें स्लैब रेट कुछ इस तरह से, अभी मैं स्लैब रेट बोल रहा हूँ 115 BAC का, 2.5 लाख रुपए तक रेट ऑफ टैक्स नील रहेगा, मतलब अप टू ₹2,50,000 रेट ऑफ टैक्स इज नील। मतलब मैं पहले इनकम बोलूँगा, इनकम का स्लैब बोलूँगा और सामने उसका रेट बोलूँगा। अप टू ₹2,50,000 नील, 2,50,000 1 to 5 लाख रुपीज़ 5%, 5 लाख 1 to 7,50,000 10%, 7,50,000 to 10 lakhs 15%, 10 lakhs to 12,50,000 20%, 12,50,000 to 15 lakhs 25%, एंड मोर देन 15 lakhs 30%। तो देखो 2.5 लाख तक कम है, ठीक है, 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर जैसे जैसे आप और 2.5 लाख बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टैक्स के रेट में 5% की बढ़ोतरी होगी, और कब तक जाने का है आपको 15 लाख तक। मतलब देखो 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12.5, 12.5 से 15, और हर एक में टैक्स के रेट में देखो 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो ये नया स्लैब रेट आया है जिसको आप ऑप्शनल स्लैब रेट बोल सकते हो। ये ऑप्शन दिया गया है, ये असेसमेंट ईयर 2021-22 से
यानी कि इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ को नॉर्मल स्लैब रेट में जाना हो तो भी जा सकते हैं, विच एवर इज बेनिफिशियल, दोनों के लिए वो कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से सूट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी बेनिफिट वो इसमें से ले सकता है, उसको जिसमें भी बेनिफिट लगेगा वो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ, अगर ये इसमें देखो कि इनकम के जो स्लैब रेट है वो बहुत छोटे छोटे कर दिए हैं, टैक्स के रेट भी बहुत उस हिसाब से ही ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स कम कर दिया है। लेकिन सामने अगर आपको कम टैक्स में जाना है तो सामने कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो देखते हैं हम लोग कि SEC शुड नॉट क्लेम एनी बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10(5) मतलब क्या, वो जो LTC जो लीव ट्रैवल कंसेशन में जो सैलरीड पर्सन को जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं ले सकेगा। सेक्शन 10(13)A में जो HRA का बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्या है, वो जो आपको अलाउंसेस जो एग्जाम थे वो नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रैवल ऑन टूर का जो अलाउंसेस थे वो आपको एज इट इज़ है, वो आज भी मिलेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 70 जो MP MLA को जो बेनिफिट मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 जो माइनर अलाउंसेस फॉर इनकम ऑफ माइनर, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 क्या है, जो माइनर की इनकम जो पेरेंट्स की इनकम में ऐड क्लब होती थी उसमें 1500 रुपये तक का, मालूम है आपको, वो डिडक्शन मिलता था, वो नहीं मिलेगा अगर 115 BSc ऑप्ट कर रहे तो, ठीक है। फिर सेक्शन 10AA SEZ वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स जो पे करते थे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि सेक्शन 16 में ये दोनों आते थे, सेक्शन 16(1) एंड सेक्शन 16(2), ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स 2400, ये दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको। फिर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो मिलता था आपको 2 लाख तक का यार, वो भी आपको नहीं मिलेगा। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD 33AB 33AB 80 को, फिर अपर एंड 32AD वो जो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस का वो नहीं मिलेंगे। फिर वेरियस डिडक्शन फॉर डोनेशन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा। 35AD वाले डिडक्शन नहीं ले सकते हो, 35CCC वाले डिडक्शन नहीं ले सकते हो। डिडक्शन मेड फ्रॉम फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 57 में जो फैमिली पेंशन को जो डिडक्शन मिलता था वो 50% वो नहीं मिलेगा। एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 के डिडक्शन भी आप नहीं ले सकते हो। चैप्टर 6 के बहुत सारे डिडक्शन थे, सेक्शन 80C 80CCC 80CCD 80D 80DD 80DD 80ATE 80EE 80EEB 80G 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 80GGC 80IE 80IAB 80IAC 80IB 80IBA एटसेट्रा, ठीक है। एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80CCD2। 80CCD2 का बेनिफिट ले सकते हो। 80CCD सबसेक्शन 2 क्या है, तो क्या एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है जिसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता था, एम्प्लॉयर मतलब कंट्रीब्यूशन करता था NPS नेशनल पेंशन स्कीम में, जिसमें एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता था, कितना बेनिफिट मिलता था, 10% ऑफ सैलरी, और उस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन विचएवर इज लोअर का जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा, और वो मतलब वो ले सकता है, और 80JJAA का बेनिफिट ले सकता है। यानी कि इतने सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा अगर उसको 115 BSc लेना है तो। चैप्टर 6 के भी बहुत सारे सेक्शंस का सेक्रीफाइस, मतलब ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट 2 ही बेनिफिट अवेलेबल है उसके लिए, 80CCD2 NPS वाला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, एंड 80JJAA वो न्यू एम्प्लॉयमेंट वाला जो 30% का उसको डिडक्शन मिलता है वो, ठीक है। तो इतने सारे उसको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अगर उसको 115 BSc ऑप्ट करना है तो। हाँ, फिर वो डेप्रीशिएशन में भी ऐसा ही है कि अगर कुछ अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन है उसका, ठीक है, तो उसका भी वो सेट ऑफ नहीं ले सकता है, आगे चलकर नॉर्मल डेप्रीशिएशन ले सकता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन में नॉर्मल डेप्रीशिएशन ले सकता है, लेकिन एडिशनल डेप्रीशिएशन है तो उसका सेट ऑफ नहीं कर सकता है। वो एडिशनल डेप्रीशिएशन उसकी जो ब्लॉक की असेट है उसमें उसको ऐड करना रहेगा, ठीक है। फिर अगर कोई इंडिविजुअल है जो बिज़नेस करता है, इंडिविजुअल HUF है जो बिज़नेस करता है, और वो अगर 115 BSc ले रहा है तो फिर उसको एवरी टाइम 115 BSc लेना पड़ेगा अपनी बिज़नेस की इनकम के लिए एवरी टाइम, ठीक है। ये उसमें एक कंडीशन है। हाँ, अगर कोई उसके अलावा अगर सैलरीड पर्सन या किसी अदर इनकम वाला है, उसको आगे चल के फ्यूचर में 115 BSc ऑप्ट नहीं करना है, नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट से टैक्स पे करना है तो चलेगा, मतलब कोई भी ऑप्शन से कर सकता है। लेकिन बिजनेस वालों को अगर एक बार 115 BSc लेते हैं तो उनको फिर 115 BSc से ही आगे चलकर इसी सेक्शन को ऑप्ट करना रहेगा। देखिए उसमें क्या बोलता है वो,
An individual or HUF who does not have any business income would have an option to choose either of the two tax regimes which each year depending upon the tax liability under each one of them। यानी कि इंडिविजुअल HUF है, उसका बिजनेस के अलावा कोई भी इनकम है, किसी भी हेड की इनकम है बिजनेस के अलावा की, तो वो अपने बेनिफिट के हिसाब से कोई भी टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकता है, नॉर्मल स्लैब रेट वाला या तो सेक्शन 105 BAC वाला। हालांकि अगर उसकी बिजनेस इनकम है तो उसमें क्या सेक्शन में लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, वो अभी वो पढ़ूंगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF हैविंग अ बिजनेस इनकम द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी विड्रॉन। यानी कि अगर जिस इंडिविजुअल HUF की बिजनेस की इनकम के है और अगर उसने 105 BAC ले लिया है तो फिर वो आगे चलकर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। इन सच केस एन ऑप्शन वंस एक्सरसाइज वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स एंड कैन बी विड्रॉन ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज। देयरआफ्टर द इंडिविजुअल HUF shall never be eligible to exercise the option under this section except where such individual and HUF ceases to have any business income। देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल HUF है जिसकी बिजनेस की इनकम है, ठीक है, तो और उसने अगर एक बार 115 BAC ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया है तो उसको आगे सारे सब्सिक्वेंट ईयर्स में 115 BAC से को ही लेना पड़ेगा। अगर वो किसी प्रीवियस ईयर में 115 मतलब अभी 115 BAC ले रहा है, 3 साल तक लिया, और फिर किसी प्रीवियस ईयर में उसने 115 BAC नहीं एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर आगे के किसी भी ईयर में वो 115 BAC को ऑप्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट कि अगर उसका धंधा ही वाइंड अप हो चुका है तो। हाँ, उसका धंधा बंद हो गया है तो चलेगा, कोई बात नहीं, कोई नया धंधा कर रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर धंधा एग्जिस्टेंस में है, 115 BAC ले लिया है तो आगे सारे ईयर्स में उसको 115 BAC ही लेना पड़ेगा। अगर किसी ईयर में वो किसी कंडीशन का वायलेशन करता है या तो फिर 115 BAC ना लेके नॉर्मल टैक्स रीजन से टैक्स पे करता है तो उसके नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से 115 BAC को नहीं ले सकता है, ठीक है। हाँ, और रिबेट जो है उसमें एप्लीकेबल होगी 87A की, मतलब इसमें भी आप इंडिविजुअल HUF को जो रिबेट मिलती थी वो इसमें भी मिलेगी, सेक्शन 87A की। अभी एक इसमें कन्फ्यूज़न जनरली ये है कि जो सैलरीड पर्सन है तो जो एम्प्लॉयर्स है वो उनको अगर TDS काटना हो तो वो कैसे काटेंगे, मतलब नॉर्मल से काटेंगे या तो फिर ये 115 BAC से काटेंगे, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं होगा कि एम्प्लॉयज़ ने कौन सा टैक्स रिजीम पसंद किया है, ठीक है। तो सबसे पहले वो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि सबसे पहले मतलब साल के स्टार्टिंग में वो एम्प्लॉय से या तो डिक्लेरेशन ले लेंगे कि हम नए से आपका TDS का कैलकुलेशन करें या तो फिर पुराने टैक्स रिजिम से टैक्स का कैलकुलेशन करें। चलो मान लो कि अगर एम्प्लॉय ने नए से नए टैक्स रिजिम से TDS कटवाया है अपना, और फिर एंड खत्म होने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर से ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रिटर्न फाइलिंग है वो ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर से कर सकता है। उसमें इन लोगों ने ऐसा बेनिफिट दिया हुआ है, मतलब ऐसी छूट-छाट है। मतलब पहले अगर TDS के सेक्शन के लिए न्यू स्लैब रेट से TDS का जो है कैलकुलेशन हुआ है और इस हिसाब से उनका TDS कटा है, और रिटर्न फाइलिंग ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर से हिसाब से करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली कन्फ्यूज़न था, तो वो एम्प्लॉयर अपने हिसाब से भी कर सकता है। एम्प्लॉय रिटर्न फाइलिंग करते टाइम एम्प्लॉयर ने अगर कोई भी दूसरा ऑप्शन लिया है तो वो उसका विचेवर बेनिफिशियल ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकता है। और हाँ देखो, 115 BAC लेगा तो उसको EMT एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, और EMT एप्लीकेबल नहीं होगा तो EMT की क्रेडिट भी नहीं मिलेगी अगर पिछले साल की कुछ होगी तो। चलो, तो ये था सेक्शन 115 BAC फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए। अभी लेते हैं हम लोग सेक्शन 115 BAD, टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब 115 BAD सेक्शन जो है वो रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आया है, ठीक है। कब से इफेक्टिव होगा? असेसमेंट ईयर 21-22 से। देखो, आपको अगर पता हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी हाईएस्ट टैक्सेशन का रेट है वो 30% का है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं कि हमको भी कुछ कंसेशन दिलाओ, हमको भी कुछ कंसेशन दिलाओ, ठीक है। तो फिर ये जो बजट आया है उसमें उन लोगों को भी कुछ कंसेशन दिया है टैक्स के रेट में, तो फिर उनके लिए टैक्स का रेट कितना रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए? 22% प्लस 10% सरचार्ज ऑलवेज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज। तो इससे उनका इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा? 25.168%। ये भी ऑप्शनल है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको लेना चाहे तो ले सकती है, या तो फिर अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना चाहे तो कर सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो सबसे पहले टैक्स का रेट कितना रहेगा? 25.168%, 22% प्लस 10% प्लस 4%।
फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सेक्शन 115 BAD किसके लिए है? तो कि सर्टेन रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। किसके लिए? रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट कितना रहेगा उनके लिए? 22% प्लस 10% प्लस 4%, यानी कि 25.168% के हिसाब से रहेगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी लोअर टैक्स रीजन मतलब 115 BAD ऑप्ट करना चाहती है तो उसको कुछ सेक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कौन कौन से सेक्शन है देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, आरसीसी शुड नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ 10AA 3280 एडिशनल डेप्रिसिएशन 33A BA 35 12 देखो ये मतलब ये सारे सेक्शन सेक्रीफाइस आपने जितने भी ये 4-5 सेक्शन देखे ना, सब में सेम ही है। और एक्सेप्शन चैप्टर 6 से भी डायरेक्शन नहीं ले सकते एक्सेप्ट 80JJAA एंड ATLA, वो दोनों का ले सकते हैं। 80JJAA न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड ATLA IFSC वाला। ठीक है, आगे total income of cooperative society is calculated without adjusting brought forward loss and depreciation from the earlier years if such loss and depreciation pertains to any deduction under the aforesaid sections। देखो अगर इन सेक्शन से उसका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या तो फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो भी वो सेटअप नहीं कर सकती, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शंस में दिखा था। तो वही जनरली वही कंडीशंस रिपीट होगी। देखो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इन सेक्शंस की वजह से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होता है, उसको सेट ऑफ नहीं कर सकती। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में नॉर्मल डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ ले सकते हैं, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ नहीं होगा, वो WDV की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। वही लिखा है वेयर देयर इज अ डेप्रिसिएशन अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ असेट व्हिच हैज नॉट बीन गिवन फुल इफेक्ट टू द प्रायर टू द असेसमेंट डेट 21-22 corresponding adjustment shall be made to the WDV of the such block of asset as on 1/4/2020 in respect of in the prescribed manner if option for section 115 BAD is exercise। ठीक है, एंड और हाँ अगर द बेनिफिशियल प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड अप्लाई इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द एनी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट डेट 21-22 और एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज वुड अप्लाई टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स फर्दर वंस द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विथड्रॉन फॉर द सेम और एनी अदर प्रीवियस ईयर। देखो इसमें भी ऐसा है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बार ये सेक्शन ले लेती है तो फिर उसको सारे सक्सेडिंग असेसमेंट ईयर्स के लिए ये सेक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो किसी ईयर में इसका विड्रॉ करती है तो फिर आगे चलकर वो इस सेक्शन का यूज़ नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़, अगर उसको इस सेक्शन लेना है तो उसको रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की 139(1) की, उसके पहले उसको ये ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करना रहेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई स्पेशल रेट्स की इनकम है तो वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी, प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज रहेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके ऊपर जनरली में EMT लगता है, तो EMT का अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करती है तो इसमें भी ऐसा है कि EMT का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, सेट ऑफ नहीं कर सकती EMT की क्रेडिट अपनी, और EMT लगेगा भी नहीं उसके ऊपर। अभी देखो मैंने जितने भी सेक्शन बोले, सेक्शन 115 BA 115 BAA 115 BAB 115 BAC 115 BAD, ठीक है, इन सारी सेक्शन पे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो है वो 40% ही ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं ले सकते। ठीक है, सारे सेक्शन में मैक्सिमम कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 40%, उसके ऊपर का मतलब अगर किसी अभी देखो आप बोलोगे कि डेप्रिसिएशन तो वैसे भी अभी 40% हो ही गया है ना। नहीं, आपको अगर मालूम हो तो सेक्शन 32 में मोटर व्हीकल के केस में आपको पता हो तो वो कुछ टाइम पीरियड है, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम पीरियड, बट वो 2020 के बीच में जो टाइम पीरियड दिया है 2020-21 के बीच में, उनके बीच में अगर कोई असेट मोटर व्हीकल परचेस की हो तो उसमें 30% प्लस 15% एक्स्ट्रा मिला है, मतलब 45% था, याद हो तो। ठीक है, तो इसीलिए ये लाया कि अगर SEC ये सेक्शन ऑप्ट करती है तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो है वो 40% ही अलाउ होगा। अभी हम स्पेशल रेट्स की टैक्स की इनकम की बात करेंगे। स्पेशल रेट्स के टैक्स की इनकम में सबसे पहला है सेक्शन 115BB। अगर 115BB क्या है तो टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेसेस एटसेट्रा। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स का रेट कितना रहेगा? 30%। फिर 115BBE डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 68 to 69D। ठीक है, वो कैश वाला जो है ना, ऑन कैश मिलता है तो वो टैक्स रेट उसके ऊपर 60% रहेगा, प्लस सरचार्ज 25% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। तो आपका इफेक्टिव टैक्स ऑफ रेट कितना होगा? 78%। अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट वाला 115BB। फिर 115BBF रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट। अगर आपकी पेटेंट से कुछ रॉयल्टी इनकम है
तो फिर आपका 10% के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, और आपका पेटेंट जो है वो डेवलप एंड रजिस्टर्ड जो इंडिया में हुआ होना चाहिए। अभी डेवलप का मतलब क्या है, तो कि 70 पेटेंट के लिए पेटेंट को डेवलप करने के लिए जो 75% खर्चा है वो इंडिया में होना चाहिए, उसको बोलते हैं डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, डेवलप इन इंडिया का मतलब क्या होगा कि आपका जो खर्चा है डेवलप से रिलेटेड, उसका 75% का एक्सपेंस जो है वो इंडिया में हुआ होना चाहिए। और अगर आप 115 BBF का ऑप्शन पसंद करते हो रॉयल्टी की इनकम के लिए, तो आपको किसी भी खर्चे का या तो फिर अलाउंसेस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसमें एलिजिबल एसएससी कौन होंगे, तो क्या पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज़ द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन एंड हुज नेम इज रजिस्टर्ड एज अ पेटेंटी अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। मतलब इंडिया का जो रेसिडेंट है और जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है किसी भी पेटेंट का, तो पेटेंट एक्ट के हिसाब से तो वो ये सेक्शन ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर उसको 115 BBF के हिसाब से 10% के हिसाब से रॉयल्टी के ऊपर टैक्स पे करना है, तो उसको 139(1) की ड्यू डेट से पहले ये ऑप्शन जो है वो उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। And where SSC opt for section 115 BBF for any previous year and the SSC is not offered income as per 115 BBF in any of the next 5 years, then SSC shall not be eligible to claim the benefit of 115 BBF for the 5 assessment subsequent years to the assessment year relevant to the previous year in which income has not been offered as per 115 BBF। यानी कि अगर कोई एसएससी जो है वो एक बार 115 BBF ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तो उसको 5 साल तक 115 BBF का ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर वो 5 साल के लिए ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है, तो जिस ईयर में वो ये कंडीशन का वायोलेशन करता है, उससे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वो 115 BBF ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। फिर 115 BBG इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, वो उसमें एलिजिबल एसएससी, तो कि ऑल एसएससी एलिजिबल है, उसका भी टैक्स का रेट जो है वो 10% है। कोई अदर स्पेशल रेट्स की जो इनकम है उसको अदर स्पेशल रेट्स के जो टॉपिक हम रिवाइज करेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट, इस बार जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट वो है, अगर आप लोगों को पता हो कि सेक्शन 111A, सेक्शन 112A कैपिटल गेन के जो है शेयर मार्केट वाले, अगर आप अपना शेयर बेचते हो और उसमें 112A वाले कैपिटल गेन होते हैं, या तो फिर 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो 15% ही रहेगा। मतलब सरचार्ज का रेट मालूम है ना इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए कि 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ के बीच में हो तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ हो तो 25% एंड 5 करोड़ से ऊपर जाए तो 37%। तो अगर किसी इंडिविजुअल या HUF या AOP BO या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की 111A 112A वाली इनकम है, तो उस केस में उनका मैक्सिमम सरचार्ज 25% एंड 37% नहीं चार्ज होगा। ये उनको बेनिफिट दिया है, ये उनको रिलीफ दिया है कि अगर उनकी इन दो सेक्शन की वजह से 111A एंड 112A की वजह से उनकी इनकम अगर 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर भी उनका मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो 15% ही रहेगा। भले ही उनकी इनकम 2 करोड़ से बढ़ गई है या 5 करोड़ से बढ़ गई है, ठीक है, तो भी उनका मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही रहेगा। अभी फाइनेंस एक्ट 2020 ने इस बार से इसमें एक और इनकम जोड़ दी है, डिविडेंड की इनकम। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि डिविडेंड की इनकम जो है वो इस साल से टैक्सेबल कर दी है इन लोगों ने, ठीक है। तो डिविडेंड की इनकम अगर है तो उसमें भी मैक्सिमम सरचार्ज, मतलब कितने भी रुपए, मतलब 1 करोड़ से जो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ से ऊपर वाला भी अगर डिविडेंड की इनकम मिलती है, या तो फिर इन 3 सेक्शन का मिला के भी अगर 2 करोड़ से ऊपर जाता है, तो भी आपको 25% या 37% का सरचार्ज नहीं लगेगा। आपको 25% से ही सरचार्ज मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो आपका 15% ही चार्ज होगा, ठीक है। तो ये इस बार का थोड़ा नया पॉइंट ऐड किया है फाइनेंस एक्ट 2020 में, यानी कि इन 3 इंडिविजुअल HUF, AOP, BO एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में अगर इन लोगों की इनकम 111A, 112A एंड डिविडेंड की इनकम है, कौन से 3 इनकम, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड डिविडेंड की इनकम है, तो
तो इनके केस में मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो 15% के हिसाब से ही चार्ज होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना टैक्स रेट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करता हूँ। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इसमें रिवीजन में। ठीक है, इट्स जस्ट अ रिवीजन एंड आई एम ऑल्सो अ CA फाइनल स्टूडेंट, तो मैं ये अपने लिए भी कर रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो। अगर आपको इसके रिलेटेड इसमें कुछ भी सुधारा वधारा चाहिए इसमें, यानी कि मैं अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, देन योर कमेंट्स आर प्लीज़ मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए तो फिर ये टॉपिक मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।